जय हिंद साथियों, आप हैं पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। इस चैनल पर मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज हम फेडरेशन यानी संघ और कॉन्फेडरेशन यानी राज्यमंडल के बीच संबंध और अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जब हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिवीजन को पढ़ते हैं, तो एकात्मक और संघात्मक शासन, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन, लोकतंत्रीय और अधिनायकतंत्रीय शासन, ये बड़े डिवीजन हैं सरकार के स्वरूप के। इसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन को समझें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं। संघात्मक शासन एकात्मक शासन का एक विपरीत रूप है, और ये जो डिवीज़न है ये इस बात पर आधारित है कि जो शासन की शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग कोई एक सरकार, एक केंद्रित सरकार करती है, या उन शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है दो या दो से अधिक सरकारों के बीच। तो इसी आधार पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक एकात्मक सरकार, जिसमें शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार में केंद्रित होती हैं और वही उन शक्तियों का प्रयोग करती है। यद्यपि ये हो सकता है कि वो अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ शक्तियां जो लोअर गवर्नमेंट्स हैं, जो लोअर बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सौंप दें। लेकिन यदि ये डिवीज़न संविधान के द्वारा नियत नहीं है, संविधान में परिभाषित नहीं है, तब ऐसा कोई भी डिवीज़न संघात्मक सरकार नहीं बनाता है। चूँकि ऐसी किसी सरकार ने जो एकात्मक है, यदि कुछ जो लोअर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऐसी कुछ शक्तियां सौंप भी दी हैं, तो वो कभी भी उनको वापस ले लेती है। तो संघात्मक शासन की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जब शासन की समस्त शक्तियों का विभाजन एक लिखित और कठोर संविधान द्वारा संघ और उसकी इकाइयों के बीच कर दिया जाता है, और दोनों जो सरकारें हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं, तब ऐसी सरकार को हम संघात्मक सरकार कहते हैं। अब ये संघ बनते कैसे हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि पहले से किसी एकात्मक राज्य को दो या दो से अधिक इकाइयों में बांट दिया जाए और उनको भी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए एक संविधान के द्वारा। ये हमें 1867 में कनाडा में देखने को मिलता है, जब यूनियन ऑफ कनाडा को ओंटारियो और क्यूबेक प्रांत में बांट दिया गया था। तब से जो कनाडा है वो एक संघ है। हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो यूनियन शब्द है उसको भी कनाडाई संविधान से लिया गया है। दूसरा तरीका ये है कि पहले से जो इकाइयाँ जो बिखरी हुई हैं, बटी हुई हैं, वो आपस में संगठित हो जाएं और एक संघ का निर्माण करें। ये हमें 1787 में अमेरिका में देखने को मिलता है, जब 13 वहाँ की जो राज्य हैं वो मिलकर के एक संविधान का निर्माण शुरू करते हैं और 1789 में संविधान को लागू करते हैं। वहाँ से जो अमेरिका है वो एक संघात्मक राज्य के रूप में दिखता है। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का एक आदर्श मॉडल है और वह आधुनिक संघवाद का जनक भी है। यदि किसी देश की संघात्मक व्यवस्था के कार्यकरण को, उसके चरण को हम देखना चाहें, उसका मेजरमेंट करना चाहें, तो अमेरिका उसके लिए एक मॉडल है, एक बेहतरीन आदर्श प्रारूप है संघात्मक शासन व्यवस्था का। भारत के संबंध में यदि हम देखें तो भारत में 562 देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में एक विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा उन रियासतों को, जो पहले अलग अलग, जिनमें राजा शासन करते थे, अलग अलग रियासतों में अलग अलग वंशों का, अलग राजाओं का शासन था, उन सबको भारतीय संघ में उनकी सहमति से मिला लिया गया है। इसलिए भारत का जो संघ है वो एक विशिष्ट प्रकार का एक मौलिक संघ है। इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लौटते हैं वहीं पर। अब हम समझते हैं कि कॉन्फेडरेशन यानी राज्यमंडल क्या है, फिर दोनों के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। जब कुछ संप्रभुता संपन्न राज्य समझौते या संधि के माध्यम से आपस में मिलते हैं और कुछ विशिष्ट मामलों, जो साधारणतया सुरक्षा का मामला होता है, के लिए एक केंद्रीय संस्था की स्थापना करते हैं, तो राज्यमंडल का जन्म होता है। इसकी शक्तियाँ आंशिक होती हैं क्योंकि इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सत्ता बनाए रखते हैं, और यह फेडरेशन की तुलना में एक ढीली ढाली और लचीली व्यवस्था होती है। अब हम बिंदुवार समझते हैं कि फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। इधर हम रखेंगे फेडरेशन को, दूसरी तरफ रखेंगे कॉन्फेडरेशन को, और फिर जानेंगे कि दोनों के बीच क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जो दोनों को अलग व्यवस्था बनाते हैं। पहला है, जो फेडरेशन है उसमें केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य है। ये जो इकाइयां हैं इनके नाम अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग हो सकते हैं। भारत में संघ की इकाइयों को राज्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये राज्य हैं। यद्यपि राजनीति वैज्ञानिक भाषा में यदि हम देखेंगे तो ये राज्य नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या,
निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो यूपी, एमपी, बिहार जैसी जो यूनिट्स हैं संघ की, उनके पास बाकी 3 जो शुरुआती तत्व हैं वो तो हैं, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता भारतीय संघ में निहित है, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य नहीं कह सकते। यद्यपि ये अलग बात है कि भारत के संविधान में भी इनके लिए राज्य शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में मैंने कहा कि इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में यदि हम देखें तो संघ की इकाइयों को कैंटन्स कहा जाता है। तो जो फेडरेशन है उसमें संघ और उसकी इकाइयों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा रहता है, जो डिवीजन रहता है, वो एक संविधान द्वारा, एक लिखित संविधान द्वारा किया जाता है, जो अमूमन कठोर संविधान भी होता है। लेकिन जो कन्फेडरेशन है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो उस संधि या उस समझौते में ही कर दिया जाता है जिसके माध्यम से उस कॉन्फेडरेशन की स्थापना होती है। दूसरा बिंदु संप्रभुता का है। जो फेडरेशन है उसकी जो यूनिट्स हैं वो संप्रभु नहीं होती हैं, वो सॉवरन नहीं होती हैं, वो संघ के अधीन होती हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन के मामले में बिल्कुल विपरीत स्थिति है। कॉन्फेडरेशन के जितने भी सदस्य होते हैं राज्य, वो संप्रभु होते हैं और वो स्वतंत्र अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन कर रहे होते हैं। तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फेडरेशन जो है उसकी जो इकाइयां हैं उनके बीच कोई संघर्ष युद्ध होता है तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। लेकिन यदि कॉन्फेडरेशन के जो सदस्य हैं उनके बीच अगर युद्ध हो जाए तो उसको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है, इंटरनेशनल वॉर कहा जाता है। फेडरेशन में संघ सरकार का जनता से संबंध प्रत्यक्ष होता है और संघ सरकार और उसकी इकाई की जो सरकार है वो दोनों ही सरकारें जनता को रेगुलेट करती हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसके विपरीत कॉन्फेडरेशन में जो कॉन्फेडरेशन बनने के बाद जो एक सेंट्रल बॉडी अस्तित्व में आती है वो राज्य की सरकार से ही संबंध रखती है और जनता से उसका कोई प्रत्यक्ष ताल्लुकात, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। फेडरेशन में एक नए राज्य का निर्माण होता है, एक नया राज्य अस्तित्व में आता है, जबकि कॉन्फेडरेशन बनते समय कोई नया राज्य अस्तित्व में नहीं आता है, बल्कि एक कार्यकारी प्रकार की एक संस्था बनती है जो कुछ मामलों में शक्ति संपन्न होती है, बहुत अधिक शक्तियां उसके पास नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ और मोटी मोटी सी बातें हैं। जो फेडरेशन है उसमें अमूमन दोहरी नागरिकता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में उसकी जो इकाइयां हैं संघ की, लोग वहाँ के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के भी नागरिक होते हैं। लेकिन फेडरेशन के विपरीत कॉन्फेडरेशन में जो लोग हैं वो केवल अपने ही राज्यों के नागरिक होते हैं, कॉन्फेडरेशन की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती है। फेडरेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा सशक्त होता है, ज़्यादा सबल होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, और कॉन्फेडरेशन कंपैरेटिवली अस्थायी होता है, इतना सबल नहीं होता है, इतना शक्ति संपन्न भी नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फेडरल सिस्टम आज दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत लोकप्रिय है। बेसिकली जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो ऐसे देशों के लिए बहुत उपयोगी और उपयुक्त मानी जाती है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं या जो एक तरीके से विविधता वाले समाज होते हैं। भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था बहुत उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, भाषाओं के, जातियों के, क्षेत्रों के लोग रहते हैं और भारत भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत व्यापक क्षेत्र पर फैला हुआ है। संघात्मक व्यवस्था दुनिया भर के बहुत सारे देशों में है, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, भारत में, नाइजीरिया में, मैक्सिको में और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें संघात्मक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। कॉन्फेडरेशन 1781 में अमेरिका में आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने मिलकर एक कॉन्फेडरेशन को गठित किया था, परंतु वो आर्थिक अस्थिरता को संभालने में असफल रहा था, इसलिए वो भंग हो गया और उन फिर यूनिट्स ने मिलकर एक संविधान का निर्माण किया और उसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पर फेडरल सिस्टम को लागू किया। कॉन्फेडरेशन एक काफ़ी लचीली व्यवस्था है। अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है आपको फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगली ही वीडियो में हम ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।